नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स के थियरी की क्लास हो रही है। सारे बैचेज अलग अलग हैं, अलग अलग बैचेज में आपको सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और बिहार स्टेट के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ किया गया है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में। इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एक स्टूडेंटों की समस्या होती है कि या तो उन्हें इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं मिलते हैं, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, ये बात समझ पाइए कि आखिरकार कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जिस चैप्टर के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको फिर दोबारा पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। और इस प्रकार की समस्या जो क्रिएट होती है कि सर एग्जामिनेशन हॉल में तो आसान से प्रश्न थे, लेकिन हमारी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करके आप नहीं गए थे। तो टेस्ट सीरीज आपकी इस समस्या का समाधान कर देगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि ये बात आपको समझ में आ पाए कि किस लेवल की तैयारी करनी है। और दोस्तों, आपका करंट भी कवर किया जा रहा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। इट मीन्स कि एक बार एडमिशन लेते हैं तो अगर जो कभी जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। सपोज करिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, फिर एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आएगी, जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको अगर जो आप ठीक तरीके से पढ़ते रहेंगे और YouTube पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो इनकेस वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर नीचे आ रहा है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो अलग से आपको नोट्स चाहिए, अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि मुद्रावादियों के मुद्रा प्रसार नियम के अनुसार मुद्रा की पूर्ति कितनी बढ़ानी चाहिए, ये बेसिकली पूछ रहा है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शैलेंद्र जी ठीक है, अरुधति देवी जी, अंशु वर्मा जी, हसन मेहदी जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मुद्रावादियों के मुद्रा प्रसार नियम के अनुसार मुद्रा पूर्ति कितनी बढ़ानी चाहिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी बढ़ानी चाहिए, ये जो मुद्रावादी थे उन्होंने क्या कहा था, बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आप मौद्रिक अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे, उनकी विचारधाराओं को पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो अल्पकाल में इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं ना कि देखिए अल्पकाल में क्या होगा? अल्पकाल में उत्पादन पे असर पड़ेगा। ठीक है, अल्पकाल में क्या होगा? उत्पादन पे असर पड़ेगा।
लेकिन दीर्घकाल में किस पे असर पड़ेगा? दीर्घकाल में कीमत पर असर पड़ेगा। दीर्घकाल में किस पे असर पड़ेगा? वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं, जो लोग भी डी नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर गलत है। तो इनमें से किसी के बराबर भी नहीं होगा दोस्तों। जो मौद्रिक अर्थशास्त्री थे ने, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप अर्थव्यवस्था में इतना ही मुद्रा का प्रसार करिए जितनी आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अर्थात अगर जो 2% आपकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि आकी जाती है, तो ऐसी स्थिति में 2% ही आप मुद्रा की पूर्ति को अर्थव्यवस्था में बढ़ाइए। ठीक है, तो इस बात को समझिए। जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो मुद्रावादी विचारधारा हमें यही बताता है कि भैया अर्थव्यवस्था में जितना विकास हो रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जितना विकास हो रहा है, सपोज करिए कि 2% का विकास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति कैसी अपनानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी कितनी बढ़ा देना चाहिए? 2% बढ़ा देनी चाहिए। मुद्रा पूर्ति को भी 2% बढ़ा देनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो आराम से इस बात को समझ लीजिएगा कि आप देखिए, ऐसे प्रश्नों में कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मुद्रा प्रसार नियम मौद्रिक अर्थशास्त्री जो दिए थे, उनका ये कहना था कि देखिए, मुद्रा में बढ़ोतरी से क्या होता है कि अल्पकाल में उत्पादन पे असर पड़ेगा, अर्थात उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगा। और मुद्रा की पूर्ति बस इतनी ही बढ़ानी चाहिए अर्थव्यवस्था में जितना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अर्थात अगर जो 2% का विकास हो रहा है, तो मुद्रा की पूर्ति 2% ही आप बढ़ाइए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किए जाते हैं? वैगनर साहब अपने किस सिद्धांत के लिए याद रखे जाते हैं? और दोस्तों, आने वाले 6 महीने से 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें, बिहार टीजीटी पीजीटी की बात करें, जीआईसी की बात करें या एनटी की बात करें, तो आगे बहुत अच्छी संभावना है। इस बार चूकना नहीं है 2024 में, कैसे भी करके अभी से लग जाइए। मेरे द्वारा आपको 365 दिन हमेशा आपको यूट्यूब पे भी क्लास दिया जा रहा है, एप्लीकेशन पे भी क्लास दिया जा रहा है। 12 बजे से लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वैगनर अपने किस नियम के लिए याद किए जाते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर जी राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो वैगनर साहब ने अपने थियरी में क्या कहा था कि जब कोई राष्ट्र क्या करता है, आर्थिक विकास करता है, जब कोई राष्ट्र क्या करता है, आर्थिक विकास करता है, तो जब आर्थिक विकास करता है तो इससे क्या होता है कि मांग और पूर्ति क्रियाशील हो जाता है। मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है, अर्थात लोगों की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता की मांग में भी वृद्धि हो जाती है और उत्पादक की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। और इस तरीके से अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ होती है। ठीक है, तो सॉरी, राज्य मुझे बोलना चाहिए, तो राज्य की बढ़ती गतिविधियों के लिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि यदि मांग जमा पर नगद कोष अनुपात 20% हो तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बताइए। पुरुषोत्तम जी ठीक है, प्रीति सिंह जी, सोनम कुमारी जी, रितु सिंह जी, चांदनी जी ठीक है, राजेश कुमार जी, चलिए, अभी चौधरी जी, अरुधति देवी जी। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यदि एक सेकेंड में थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं क्वेश्चन को, देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ ठीक है, चलिए अब बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई भाई? ए बी डी का भी विविधता आ रही है। अरे भाई, इसमें है क्या? मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा गुणक का फार्मूला क्या होता है? मुद्रा गुणक का फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? कमेंट करके बताइए। तो 1/CRR इंटू 100 होता है, यही तो होता है ना। और CRR क्या है? ये नगद कोष अनुपात है। ये क्या है?
नगद कोष अनुपात है। तो आप कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, नगद कोष अनुपात 20 दिया है ना, तो अब इस फार्मूले में रख दीजिए 1/20 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, तो 20 50 100 5 आएगा ना भैया, 20 50 100 5 आएगा कि 0.5 आएगा, बताइए 5 आएगा ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इजी सी बात है, फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ठीक है, 1/CRR अर्थात 1/ नगद कोष अनुपात इंटू 100। तो नगद कोष अनुपात का मान कितना दिया है, 20 दिया है, तो 1/20 इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो देखिए छोटी छोटी गलती हो रही है, इसी छोटी छोटी गलती को सुधार लीजिए, सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, सिलेक्शन पक्का मिल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, अगला बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रतियोगी बाजार में मजदूरी पर कर का भार पूर्ण रूप से श्रमिक पे होगा यदि। आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण जो होता है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है, अर्थात मजदूरों का यहाँ पे शोषण देखने को नहीं मिलता है, मजदूरों का पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत शोषण नहीं देखने को मिलता है, अर्थात उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, कोई एक फर्म कीमतों का निर्धारण नहीं कर सकता है, ये सब आप प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगेन बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए भैया, ध्यान से पढ़िए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। देखिए प्रतियोगी बाजार में मजदूरी पर कर का पूर्ण भार, मजदूरी पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो कर का पूर्ण भार श्रमिक पे होगा। कब मजदूरी पर कर का पूर्ण भार श्रमिक पे होगा, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि सर जी श्रम की आपूर्ति अगर जो पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात एक श्रमिक है, जो मान लीजिए कि एक श्रमिक है, वो कोई एक मशीन चलाना जानता है, ठीक है, मान लीजिए कि वो ट्रैक्टर जैसे वो ट्रक चलाना जानता है, ठीक है, तो फर्म की वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पे वो ले जा रहा है, तो भैया उसे मजदूरी मिल रही है ना। लेकिन अगर जो इनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो भैया ड्राइवर जो है ट्रक का, उसके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, वो नौकरी छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में श्रम की आपूर्ति क्या होनी चाहिए, पूर्तियां बेलोचदार होनी चाहिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के की मांग के लिए एंजिल का नियम लागू होता है। एंजिल का नियम कहाँ पे लागू होता है भाई, कमेंट करके बताइए, बेहतरीन सा प्रश्न है। एंजिल का नियम तो आपने बहुत पढ़ा होगा। एंजिल साहब कहाँ के थे, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। चलिए बताइए, तो एंजिल साहब ने क्या कहा किया भैया, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और उन्होंने कुछ लोगों को के एक समूह को लिया, कुछ लोगों के एक समूह को उन्होंने लिया और उन्होंने इस निष्कर्ष पे वो लिख ले कि जब इन सभी लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो अपने व्यय को ये 3 तरीके से क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उससे कम तेजी से व्यय में अनुपात बढ़ रहा है, अर्थात आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जो भोजन है या जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उस पर होने वाला व्यय कम हो रहा है। मतलब आय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भोजन पर होने वाला व्यय उस अनुपात आय के अनुपात से कम अनुपात पे हो रहा है, अर्थात ये भोजन की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जो मकान हो गया या जो कपड़े हो गए उस पर होने वाला व्यय आय के अनुपात में ही बढ़ रहा है, मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात पे क्या हो रहा है, मकान और कपड़ा पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा, तीसरी कंडीशन में बताया कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है ना तो मनोरंजन और शिक्षा पे जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उससे ज्यादा अनुपात में ये लोग व्यय बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 कंडीशन को बताते हैं दोस्तों। तो जितने लोग भी यहाँ पे किसकी बात बोल रहे हैं, खाद्यान्न की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि एंजिल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कुछ लोगों के समूह का अध्ययन किया
और अध्ययन करके ये निष्कर्ष पे लिख ले कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है तो इससे 3 परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम ये है कि आय जिस अनुपात में बढ़ रहा है उससे कम अनुपात पे भोजन पे व्यय बढ़ रहा है। मतलब आय बहुत बढ़ रहा है लेकिन भोजन पे होने वाला व्यय आय की अनुपात में कम है। वहीं दूसरी तरफ मकान और कपड़ा पे होने वाला जो व्यय है वो स्थिर है, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उसी अनुपात में मकान और कपड़े पे भी व्यय हो रहा है। और तीसरा मनोरंजन और शिक्षा, मतलब आय जितनी तेजी से बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, मनोरंजन और शिक्षा पे लोग व्यय कर रहे हैं। और बात सही भी है, अभी आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, मनोरंजन पे व्यय करेंगे ना, आप विलासिता की वस्तुओं पे व्यय करेंगे ना। आप कहेंगे 10 लाख रुपए की हम कार खरीद लेंगे, सैलरी है 70,000 रुपए और 10 लाख रुपए की कार खरीद लेंगे, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उससे ज्यादा अनुपात में आप क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है भाई। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, यदि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ रही है, देखिए एक होती है वास्तविक आय, दूसरी होती है मौद्रिक आय। तो मौद्रिक आय का मतलब यह है कि आपको नौकरी मिल गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी सैलरी 70,000 रुपए है, ठीक है, ये आपकी मौद्रिक आय हो गई। लेकिन अब इस 70,000 में से मान लीजिए कि 5,000 रुपए आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो आपके हाथ में कितना आ रहा है, 65,000 रुपए आ रहा है, तो ये आपकी वास्तविक आय है। ठीक है, तो मौद्रिक आय अलग होता है, वास्तविक आय अलग होता है। मौद्रिक आय मतलब जो मुद्रा के रूप में आपको मिल रहा है। अगर जो आप सैलरी पा रहे तो सरकार कह रही है कि हम आपको 70,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा 70 का 70,000 आपके हाथ में नहीं आ रहा है, 5,000 रुपए आप मान लीजिए टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो आपकी वास्तविक आय 65,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि देखिए सर विलासिता की वस्तुओं में, विलासिता की वस्तु क्या हो गया, जैसे कार हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं। और जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोग इसकी मांग भी बढ़ा देते हैं। जैसे आपके पास जब पैसा होने लगेगा, आपके पास सैलरी जब आने लगेगी, तो जाहिर सी बात है आप भी चाहेंगे कि अपने पैसे से फ्रिज खरीद लें, अपने पैसे से कूलर खरीद लें, अपने पैसे से एसी खरीद लें, अपने पैसे से कार खरीद लें। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती है और बेसिकली विलासिता की वस्तुओं की मांग ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मांग तो सामान्य वस्तुओं की भी बढ़ती है लेकिन विलासिता की वस्तुओं की मांग सबसे ज्यादा बढ़ती है। अगला प्रश्न कि फोकस प्रोडक्ट एवं फोकस मार्केट योजना किससे संबंधित है। फोकस प्रोडक्ट एवं फोकस मार्केट, चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं इस संडे को आप तैयार रहिएगा। अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उस टॉपिक की प्रैक्टिस हम लोग एप्लीकेशन पे करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। संडे को एप्लीकेशन पे मैं बता दूंगा कब से होगा, लेकिन अभी तक जितनी भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने मांग और पूर्ति की अवधारणा को खत्म कर लिया है, हम लोग उपभोक्ता व्यवहार की तरफ मूव किए हैं जिसमें हम लोग अभी उपयोगिता को पढ़ रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक हुए हैं उतने टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाने वाला हूं संडे को, ताकि अगर जो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में बने तो आप गलत ना करें। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं तैयार रहिएगा, और जो लोग नहीं लिए हैं एडमिशन ले सकते हैं। अभी बिल्कुल नया बैच ही है, जो टॉपिक आपका छूट गया है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है, तो बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, आपकी कोई भी क्लास छूटने वाली नहीं है। इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि फोकस प्रोडक्ट एवं फोकस मार्केट योजना किससे संबंधित है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निर्यात संवर्धन से। अर्थात हम क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को
दूसरे देशों में ले जाकर के बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे देश में उत्पादकता का स्तर बेहतर हो, और जब विदेश में हमारी वस्तुएं बिकेंगी, उसकी मांग होगी, तो हमारे जो घरेलू उद्योग होंगे, जो हमारे घरेलू फर्म होंगे, जो हमारे घरेलू श्रमिक होंगे, उनका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, उनको लाभ मिलेगा और इससे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, भुगतान असंतुलन की समस्या भी कम होगी। तो फोकस प्रोडक्ट एवं फोकस मार्केटिंग योजना जो है वो निर्यात संवर्धन से है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है भाई। अब देखिए, ऐसे प्रश्न पक्का पेपर में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद आप इकोनॉमिक्स की 10 किताब भी पढ़ लीजिए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे छूट जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेशन भी बहुत जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इट मींस अंकटाड की जो स्थापना होती है, अंकटाड की स्थापना कब होती है, अंकटाड की स्थापना जो होती है वो कब होती है दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं 1964 में होती है, और यही वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि मजदूरी का लौह सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, मजदूरी का लौह सिद्धांत कहा जाता है, मजदूरी का लौह सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मजदूरी का लौह सिद्धांत। तो देखिए मजदूरी का जो लौह सिद्धांत है इसे मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि देखिए भैया, एक श्रमिक जो है, अगर जो आप उससे मजदूरी ले रहे हैं, अर्थात एक श्रमिक से अगर जो आप कार्य करवा रहे हैं, तो कम से कम उसे आप इतना मजदूरी दीजिए जिससे कि वो कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक ठीक। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मजदूरी का लौह सिद्धांत किसे कहा जाता है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत को। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि देखिए भैया, मजदूरों को कम से कम आप इतनी मजदूरी दीजिए कि वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था एटलीस्ट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि मूल्य का अवशोषण सिद्धांत किसने दिया, इजी सी बात है भाई, मूल्य का अवशोषण सिद्धांत किसने दिया, मूल्य का
अवशोषण सिद्धांत किसने दिया? इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धांत इस सिद्धांत में एक आसान सी बात कही गई थी कि अगर जो किसी देश में भुगतान संतुलन का घाटा देखा जा रहा है, भुगतान संतुलन का घाटा देखा जा रहा है, तो इसका सीधा सीधी मतलब ये है कि एक देश जितना उत्पादन कर रहा है उससे ज्यादा उपभोग कर ले रहा है। ठीक है, अर्थात एक देश की जितनी पूर्ति है उससे ज्यादा वो मांग कर पा रहा है, और इसी कारण एक देश का भुगतान जो होता है वो असंतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अलेक्जेंडर सिडनी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर सिडनी अलेक्जेंडर ने बताया कि देखिए, एक देश में भुगतान असंतुलन की घाटा तब विद्यमान होती है जब वह देश जितना उत्पादन करता है उससे ज्यादा वो उपभोग कर लेता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है। कौन करता है भैया? कौन सी संस्था है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है? बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल रहे हैं, अब देखिए IMF आपके सामने आ गया, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि IMF की जो स्थापना होती है ये कब होती है? 1945 में होती है। ये कार्य करना कब शुरू करता है? 1947 में कार्य करना शुरू होता है करता है और इसी के साथ विश्व बैंक की भी स्थापना होती है। इसीलिए IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थाएं भी कहा जाता है। और ये IMF जो है वो अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन दूर करने के लिए साख प्रोवाइड करता है। 1970 से पहले ये साख अमेरिकी डॉलर में होता था, लेकिन बाद में पश्चिमी देशों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया, और इस वजह से दोस्तों SDR प्रकाश में आया, अर्थात विशेष आहरण अधिकार प्रकाश में आया, जिसे हम लोग पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। ये क्या होती है? एक बही खाता प्रविष्टि होती है केवल, ये वास्तविक रूप में कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसको आप हाथ में लेकर के देख सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो प्रकाशित करता है वो IMF ही प्रकाशित करता है, और ये वर्ष में 2 बार प्रकाशित करता है। वर्ष में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये प्रकाशित करता है, और इसमें ये औद्योगिक देश, विकासशील देश और पिछड़े देश की स्थिति को बताने का प्रयास करता है कि एक विकसित देश किस तरीके, जो औद्योगिक देश है वो क्या कर रहे हैं, जो विकासशील देश है वो क्या कर रहे हैं, और जो अल्प विकसित देश है वो क्या कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि एकाधिकार के विद्यमान होने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? एकाधिकार के विद्यमान होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। आराम से समझिएगा, इस बात को आराम से समझिएगा, ऐसे प्रश्न ट्रिकी होते हैं। एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? अकेला उत्पादक होता है, अर्थात जिस तरीके की वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है वो उस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कोई और नहीं कर रहा है। जैसे भारत में रेलवे जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेलवे पे एकाधिकार सरकार का है, क्योंकि आप रेल खरीदना आप चाहें तो आप रेल नहीं खरीद सकते हैं। आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाह करके भी रेल नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार का एकाधिकार है। ठीक है, चलिए तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि एकाधिकार के विद्यमान होने के लिए कौन सी एक अनिवार्य शर्त नहीं है? तो अनिवार्य शर्त ये नहीं है दोस्तों कि उत्पाद विभेद देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं भैया। एक जो एकाधिकारी है, अब जैसे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन बनवाती है, तो ट्रेन
का आकार तो एक ही जैसा है ना, फैसिलिटी तो एक ही प्रकार की है ना, तो क्या हो रहा है, उत्पादन विभेद कोई जरूरी नहीं है। इन केस कभी कभार हो भी सकता है, लेकिन उत्पादन विभेद वो हर वस्तु की इकाई को उत्पादन करता है, तो वो समरूपी ही होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल ठीक है, भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार हुआ ना, क्या क्या आया? चकबंदी आया, सीमाबंदी आया, और क्या आया बताइए? बिल्कुल ठीक है, बिचौलियों की समाप्ति कर दी गई, काश्तकारी सुधार किया गया, ठीक है, जोतों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गई, जिसे चकबंदी कहा गया। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, सी सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिट्टी जोतने वालों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया जो भूमि का स्वामी है, ठीक है, अर्थात जिसके नाम पे भूमि है वही क्या करे, उस भूमि पे उत्पादन करे। नहीं तो जब हमें आजादी मिली थी दोस्तों, उस टाइम आपको पता ही है कि जमींदारी प्रथा, साहूकार का और भी बहुत सारी चीजें चलती थी। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे मोटे किसान होते थे उनका काफी शोषण होता था। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने भूमि सुधार कार्यक्रम लेकर के आया और उस पे ये सुनिश्चित किया गया कि भैया जिसकी जमीन होगी वही उस पे उत्पादन करेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं करेगा, लेकिन किसी से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, कि भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? भारत में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? अब इस प्रश्न में दोस्तों पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, एक लोग नहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं बड़े आकार के खेत, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बात ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आप क्या पढ़ते हैं, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कृषि में यांत्रिकरण क्यों संभव नहीं है। तो कृषि में यांत्रिकरण इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जोतों का आकार छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जोत का आकार छोटा है तो इस पे उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। गहन खेती की जा सकती है, जैसे आप केरल में देखिए, आसाम में देखिए, वहां पे क्या होती है कि खेतों का आकार छोटा छोटा ही है, लेकिन फिर भी कर्नाटक में देखिए, आसाम में देखिए, वहां पे क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है ना। तो आपका खेत बड़ा है या छोटा है डजेंट मैटर कि ये उत्पादकता पे कोई असर डालेगा, ठीक है। पर हाँ ये बात है कि बड़े संयंत्रों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना बड़े संयंत्रों का प्रयोग करके छोटे संयंत्र भी तो बना सकते हैं ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड थोड़ा सही से मैनेज करना होगा, ठीक। अगला प्रश्न, कि निम्न इनमें से कौन भारत में क्रियान्वित किया जा रहा ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा कार्यक्रम नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का सेशन एक दो बार जरूर करिएगा दोबारा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए। इनमें से कौन भारत में क्रियान्वित किया जा रहा ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा कार्यक्रम नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी देखिए जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझ लीजिए कि प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में क्रियान्वित किया जा रहा ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा कार्यक्रम नहीं है, अर्थात कौन सी ऐसी योजना है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं हो रहा है, जो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए ये जो निर्मल भारत अभियान है ना दोस्तों, इसको अब
इसको अब एक अलग योजना में मिला दी गई है, और वो जो योजना है वो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ, एक सेकेंड, भारत अभियान, अभियान में इसको अब क्या कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो निर्मल भारत अभियान जो था, इसका जो संबंध था वो था ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता प्रसारित करना या ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाना। लेकिन अब ये जो अभियान है इसको खत्म करके इसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात होता है? मुद्रा गुणक किसके किसके बीच का अनुपात होता है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अब अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात होता है। चलिए भैया, मुद्रा गुणक के बारे में अगर जो आप जानते हो तो बता दीजिए, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, कुल मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन, कुल मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन अपान क्या होता है, मौद्रिक आधार में परिवर्तन, मौद्रिक आधार, मौद्रिक आधार में परिवर्तन, यही तो होता है ना। इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दोस्तों M3 अपान M0 के रूप में। M3 अपान M0 नहीं, M3 अपान M1 के रूप में। ये मौद्रिक आधार की बात कर रहा है तो इसमें रिजर्व मुद्रा की बात बोल रहा है। मौद्रिक आधार तो है लेकिन इसमें रिजर्व मुद्रा की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कमेंट करके बताइए। सी के साथ डी के साथ कोई नहीं है? M3 अपान M1 होता है या M3 अपान M0 होता है? कमेंट करके बताइए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। M3 अपान M0 होता है कि M3 अपान M1 होता है? क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ई क्यों बोलने लगे भाई, ई क्यों बोलने लगे, ई बोल रहे हैं तो जितने लोग भी ई बोल रहे हैं सब गलत होंगे और जो भी डी बोल रहे हैं वो सब सही होंगे। ठीक है, M3 अपान M0 होता है और M0 को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आधार मुद्रा, हम लोग इसी को तो बोलते हैं ना, आधार मुद्रा हम इसी को तो बोलते हैं ना। मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं बताया, कम से कम 10 बार से ज्यादा बताया, फिर भी कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए। तो भैया ये जो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये आधार मुद्रा जो होता है वो M0 को बोला जाता है, जिसे आरक्षित मुद्रा भी बोला जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न में जब ऑप्शन बदलते हैं, मैं क्यों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, मैंने इसलिए आपको कंफ्यूज किया क्योंकि देखिए जब ऑप्शन इस तरीके से हो जाता है ना ABCD, तो अमूमन आपको 4 ऑप्शन टिक करने की आदत लगी रहती है। तो जब आप इसको देखते हैं ना तो ये नहीं पढ़ते हैं, आपको सीधे लगता है ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा इन केस अब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि 4 से ज्यादा उत्तर आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत ही देखने को मिलता है कि जहां पे 4 की जगह पे 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में भी हो सकता है कि हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि कब तक एक ही रास्ते पर चलेंगे। तो अपने आप को हर तरीके से क्या करना है, तैयार रखना है। अगला कि कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत के बीच की उदग्र दूरी बराबर होती है। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, अगर जो आपको ठीक तरीके से पता होगा तो ठीक है। क्या है भाई, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है, कमेंट करके बताइए है कि नहीं है। ठीक है, कुल लागत इज इक्वल टू क्या होता है, किसी वस्तु की कुल लागत या किसी फर्म की कुल लागत इज इक्वल टू क्या होता है, वस्तु नहीं, किसी फर्म की कुल लागत को हम पढ़ते हैं। तो किसी फर्म की जो कुल लागत होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, और फिर क्या होता है, कुल परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो भैया देखिए, अगर जो आपको ये कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम चले साबुन बनाएंगे, ठीक है, साबुन बनाना है हमको। तो ऐसी स्थिति में साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ पे साबुन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको भूमि लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब आपको भूमि मिल जाएगा तो भैया श्रम चाहिए ना, श्रमिक आपको चाहिए, तो श्रमिक आप लेकर के आएंगे, और उसके बाद आप क्या लेके आएंगे, तकनीक लेकर आएंगे, तकनीक लेके आएंगे। तो ये भूमि, श्रम और तकनीक ये स्थिर लागत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अभी इसका उत्पादन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, अर्थात उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये तीनों चीज आपके पास रहेगा तो अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं होता है। इसके बाद की चीजें जो होती हैं उससे उत्पादन प्रारंभ होता है, और उसमें परिवर्तनशील लागत आता है जब आप भूमि का विस्तार करते हैं, खुद का श्रम लगाते हैं, तकनीकी का विस्तार करते हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि कुल स्थिर लागत के, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, एक विभेदात्मक एकाधिकार उस बाजार में कम कीमत वसूल करेगा जिसमें मांग की कीमत लोच होगी। बेहतरीन सा प्रश्न है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात वहां पे थियरी की क्लास हो रही है, और एक स्ट्रेटजी के तहत जिस तरीके से मैं वहां पे आपको सारी चीजें करवा रहा हूँ, उस चीज को आप फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, तो विश्वास मानिए बहुत कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और बिहार स्टेट का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हुआ है। अभी वहां पे कुछ ही क्लासेस हुई हैं, जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, मतलब आपका क्लास छूटने वाला नहीं है। दोपहर में 12 बजे से आपकी लाइव क्लास होती है, वहां पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको वहां पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, इवैल्यूएशन करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, जहां पे गलती हो रही है उसको सुधार करिए। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का अंतर आता है, जो टेस्ट देकर के जाता है उसके लिए और जो नहीं जाता है उसके लिए। क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि सर प्रश्न आसान थे, गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया, आपने उसको ऐसी स्थिति को बार बार क्रिएट नहीं किया जो स्थिति एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट होती है, आप प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ। तो एक दिन टेस्ट दीजिए और देखिए कि जो गलती हो रही है उसका सुधार करिए। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कम 50% के आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और करंट आपका कवर करा दिया जाएगा। सब कुछ कवर कराया जा रहा है हमारे द्वारा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है। इट मींस अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं, सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए या बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो जब भी अगर जो उत्तर प्रदेश में जीआईसी या एलटी की वैकेंसी आएगी, नया बैच प्रारंभ होगा, तो वहां पे आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अपनी फीस इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। भैया हम बहुत बार बताया हूँ कि एक विभेदात्मक एकाधिकारी उस बाजार में कम कीमत वसूल करेगा जिसमें कीमत लोच क्या होगी, मांग की ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल
ठीक बोल रहे हैं। और दोस्तों हम पढ़ते हैं ना कि एकाधिकारी क्या करता है कि कीमत वसूल करता है, किसके आधार पे, भिन्न भिन्न मांग लोच के आधार पे करता है। ये एक बार नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अनगिनत बार आपको बताया है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको एक दो लाइन में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न में से किस बाजार की अवस्था में फर्में उत्पादन तथा कीमत निर्णय में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं। एक बात कमेंट करके बताइएगा कि कीमत युद्ध कहां पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है या दयाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है? कीमत युद्ध क्या होता है? कीमत युद्ध में मान लीजिए कि दो फर्में हैं, एक फर्म ए है, दूसरी फर्म बी है। ए मान लीजिए कि जैसे ए को मान लीजिए कि ये लक्स साबुन है, ये लक्स साबुन है और ये लाइफ बॉय साबुन है। ठीक है, ये लाइफ बॉय साबुन है, ये लक्स मान लीजिए और ये लाइफ बॉय मान लीजिए। ठीक है, तो लक्स भी 10 रुपये में बिक रहा है, लाइफ बॉय भी 10 रुपये में बिक रहा है। अब लक्स अगर जो चाहेगा तो अपनी कीमत को 9 रुपये कर देगा, तो अब लाइफ बॉय देखेगा तो ये भी 9 रुपये कर देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में लक्स और कम कर देगा, 8 रुपये कम कर देगा, ये भी 8 रुपये कम कर देगा। तो एक बिंदु पे पहुंचने के बाद इन दोनों फर्मों को क्या होने लगेगी? हानि होने लगेगी। और जब दोनों को हानि होने लगेगी तो आपसे कहेंगे कि देखिए आइए साथ में हम लोग मिलके थोड़ा सा कुछ समझौता कर लेते हैं, और आप भी 10 में बेचिए, हम भी 10 में बेचे, तभी जाकर के चीजें ठीक हो पाएंगी। अर्थात इनके मध्य कीमत युद्ध से बचने के लिए एक क्या किया जाएगा? समझौता किया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अल्पाधिकार बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्न में से किस बाजार की अवस्था में फर्में उत्पादन तथा कीमत निर्णय में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं? तो अल्पाधिकार के अंतर्गत। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? कार्टेल होता है। कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है जो इस बात को निर्धारित करता है कि हम अपने प्रोडक्ट के कीमतों को बिल्कुल कम से कम रखें ताकि नई फर्म को उद्योग में आने से क्या किया जाए? रोका जा सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि औसत आय AR, सीमांत आय MR तथा मांग की लोच E के बीच संबंध निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और अगर जो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी क्लास जो होती है वो रोज शाम को 7 बजे होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। ठीक है, सभी लोग जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ तब तक बना रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। बस आप ईमानदारी से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बी बहुत सारी विविधता आ रही है भाई। कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ महानुभाव डी भी बता रहे हैं। डी वाले क्यों है भाई? डी में ऐसा क्या है भाई? पी क्या इंडिकेट करता है? अच्छा ये क्या पूछ रहा है? औसत आय AR दे रहा है ना? औसत आय क्या दे रहा है? AR दे रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में E-1/E। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल और केवल बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला कि केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या व्यक्त करता है? केन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम व्यक्त किया। क्या कहा? क्या कहा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? केन्स साहब क्या बोलते हैं भैया? केन्स साहब ये कहते हैं कि देखिए, जब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है ना, तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से उसका उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। ठीक है, उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। अर्थात
जैसे 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 किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उपभोग पर होने वाले व्यय के अनुपात में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि से क्या होती है, कम होगी। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वे परिकल्पनाएं जो उपभोग तथा आय के बीच अनुपातिक संबंध को बताती हैं वो कौन सी है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि वे परिकल्पनाएं जो उपभोग और आय के बीच अनुपातिक संबंध को बताती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पता है कि भूल गए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, किसकी याद आनी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए, ड्यूजेनबरी की याद आ जानी चाहिए। ड्यूजेनबरी ने क्या कहा, ड्यूजेनबरी ने क्या कहा सर, ड्यूजेनबरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ना कि देखिए एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे नहीं होता है, वो अपने से उच्च लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है और इसके चक्कर में वो अपने आय का एक बड़ा भाग गवा देता है। ठीक है, अर्थात अगर जो कोई एक गरीब व्यक्ति है उसके बगल में एक अमीर व्यक्ति है, तो जो गरीब है वो भी ये चाहता है कि अमीर अगर जो 20 लाख रुपए का कार रखा है तो हम भी एक न एक दिन 20 लाख रुपए का कार जरूर खरीदेंगे। तो अगर जो उस गरीब व्यक्ति के पास कैसे भी करके 20 लाख रुपए आ जाता है तो वो और कुछ भी नहीं देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि 20 लाख रुपए से कुछ और कर लिया जाए, वो कहेगा भैया पहले कार खरीदें क्योंकि हमारा पड़ोसी कार खरीदा है, हमको भी खरीदना है। ठीक है, ड्यूजेनबरी साहब यही कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो दूसरे की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में होता है, और ऐसी स्थिति में जब लोगों की आय बढ़ती है ना तो जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में लोग अपने व्यय को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अर्थात अगर जो मान लीजिए आपके पास 70,000 रुपए है, सैलरी आने लगा आपका, तो आप 70,000 रुपए कैसे खर्च किया जाए उसको मैनेज कर लेंगे, या बहुत करेंगे तो 70 में से 10,000 रुपए बचा करके 60,000 रुपए खर्च करने का तरीका ढूंढ लेंगे, 100% ढूंढ लेंगे। कार में पेट्रोल है, एसी है, कूलर है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ये कर लेंगे, आप समस्या क्रिएट कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए कि अगर जो आपकी, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या बताते हैं कि अगर जो आपकी आय कम हो रही है, सपोज करिए कि आपकी आय 0 हो जाए, 70,000 रुपये ना मिले अब, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने उपभोग व्यय को उस अनुपात में नहीं कम कर पाते हैं जिस अनुपात में आप आय को बढ़ाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको अब लग्जरी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, और जब लग्जरी वस्तु का उपयोग करने की आदत आपको बन चुकी है तो फिर आप क्या करेंगे कि भैया कार से चलना बंद कर देंगे, नहीं चलेंगे, गर्मी लगेगी तो एसी लगाना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अगला 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 सी नहीं होगा, जीवन चक्र परिकल्पना थोड़ी होगा, मोदी के लियानी साहब थोड़ी होंगे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का उपभोग व्यय उसकी संपूर्ण जिंदगी में जो आय अर्जित करता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला चलिए भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कर दीजिए। बिल्कुल, तालिका सैद्धांतिक दृष्टिकोण किसने दिया था दोस्तों, तो बोमेल साहब ने दिया था, बहुत बार बताया, बिल्कुल ठीक है। नगद शेष दृष्टिकोण किसने दिया था, तो ये कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। समविभाग शेष दृष्टिकोण जो है वो जेम्स टोबिन के द्वारा दिया गया था, तो कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। और मुद्रा परिमाण का सिद्धांत तो मिल्टन फ्रीडमैन सभी लोग को पता ही होगा। तो जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं,
सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा की तटस्थता एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जिसमें, हम कहते हैं ना, जैसे बहुत सारी थियरी पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि मुद्रा जो है वो क्या है, तटस्थ है। हैरड डोमर मॉडल में मुद्रा को तटस्थ माना गया है कि नहीं माना गया है? कमेंट करके यस नो में बताइए। हैरड डोमर मॉडल में मुद्रा को तटस्थ माना गया है कि नहीं माना गया है? कमेंट करके बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, सब गलत होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। और जिन लोगों ने भी सी बोला है सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा की तटस्थता एक ऐसी स्थिति का द्योतक होता है जिसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का कोई प्रभाव वास्तविक उत्पादन पर देखने को नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो मुद्रा की तटस्थता एक ऐसी स्थिति का द्योतक होता है जिसमें मुद्रा की अगर जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हो जाती है तो इससे उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब जब भी कोई मान्यता पढ़िएगा कि मुद्रा तटस्थ है तो इसका मतलब यह है कि अगर जो मुद्रा की मात्रा की में अगर जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी किया जाता है तो इससे उत्पादन पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। अगला प्रश्न कि यह धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा, ये कौन सी थियरी बताता है हमको? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है कि नहीं है? ट्रिंकल डाउन इफेक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रिंकल डाउन इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप यही पढ़ेंगे कि अगर जो कोई देश क्या करेगा, आर्थिक समृद्धि करेगा या आर्थिक विकास करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे समृद्धि शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए कि आर्थिक विकास का इस्तेमाल होना चाहिए? ठीक है, तो अब भैया ट्रिंकल डाउन इफेक्ट में यही कहा गया कि अगर जो कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सर्वप्रथम इससे जो लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा अमीर वर्ग को। ठीक है, सर्वप्रथम लाभ किसको मिलेगा? अमीर वर्ग को मिलेगा। ठीक है, अमीर वर्ग को सर्वप्रथम लाभ किसको मिलेगा? अमीर को मिलेगा, अमीर को सर्वप्रथम लाभ मिलेगा। लेकिन धीरे 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 दीर्घ काल में ये जो लाभ होगा वो क्या होगा? सबको मिलने लगेगा। ठीक है, अर्थात गरीब को भी मिलने लगेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इस बात को हम समझ भी सकते हैं कि देखिए हमारे देश में जब 4G लॉन्च हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उससे कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि जब 4G नेटवर्क आया तो उससे आम जनता को लाभ नहीं हुआ। लेकिन प्रारंभिक दौर में क्या हुआ कि प्रारंभिक दौर में मुकेश अंबानी ने पैसा खूब कमाया, अभी भी खूब कमा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसी 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार का सृजन स्वयं कर चुके हैं। तो भैया ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2014-15 के अंतर्गत, है ना? तो उस टाइम उच्च वर्ग के लोग तो ठीक है लाभान्वित हुए थे, लेकिन दीर्घकाल की बात करेंगे तो इससे गांव के भी लड़के, ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत टैलेंट है, जो डांस कर पा रहे हैं, जो अच्छा बोल पा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं, अगर जो वो इच्छुक हैं तो, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, है ना? अगला प्रश्न, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पे जोर देता है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा भैया?
एडम स्मिथ ने क्या कहा, डेविड रिकार्डो ने क्या कहा, ये लोग कहे ना भैया कि गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार में गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार की शक्तियों के आधार पे अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या होगा, वस्तुओं के कीमतों का निर्धारण होगा और एक देश दूसरे देश से स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने ये भी बोला कि देखिए जो मुद्रा है उसका प्रमुख कार्य क्या है, व्यक्ति का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए, पूंजी का संचय करना, अर्थात मुद्रा का संचय करना, ताकि भविष्य में हम पूंजी का संचय करेंगे तो वर्तमान में हम पूंजी का संचय करेंगे, अर्थात वर्तमान में हम सेविंग करेंगे तो भविष्य में चल के हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आए तो इन लोगों की आलोचना कर दिए। किन्स साहब कहे कि नहीं भैया, अगर जो आप बचत ज्यादा करेंगे, जब आप बचत ज्यादा करेंगे तो आपका निवेश कम हो जाएगा, और जब आपका निवेश कम हो जाएगा तो आपकी आय कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से बहुत पंगा रहा किसका, किन्स साहब का। हर जगह किन्स साहब इन लोगों को काटे, है ना। चलिए अगला प्रश्न कि व्यापार चक्र के 4 चरण है, किसने दिया भैया, व्यापार चक्र के 4 चरणों की बात कौन करता है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया, कमेंट करके बताइए। तो एक अर्थव्यवस्था में व्यापार जो होगा वो 4 चरणों से गुजरेगा। ठीक है, वो कौन कौन से चरण होंगे, तो देखिए जब आप किताबों में पढ़े होंगे, चाहे किसी भी जगह पे आप पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि आप कहीं पे मंदी से प्रारंभ कर दिए हो। ठीक है, कहीं पे पढ़े हो कि पहले मंदी होगा, फिर समृद्धि आएगा, आप फिर अवमंदन आएगा। ठीक है, पहले आप हो सकता है कि इसको पढ़े हो, लेकिन बात यही है, एक अर्थव्यवस्था मान लीजिए कि पहले समृद्धि की स्थिति में है या पहले मंदी की स्थिति में है, मंदी के बाद समृद्धि आएगा, समृद्धि के बाद विस्तार होगा, और फिर क्या होता है दोस्तों, अवमंदन होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इस क्रम को आप याद रखिएगा, क्रम चेंज कर देता है, कभी मंदी को हो सकता है बीच में भी डाल दे, लेकिन क्या होता है, मंदी के बाद समृद्धि, समृद्धि के बाद विस्तार, और फिर लास्ट में अवमंदन आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ये प्रश्न देता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, अरे भाई ये कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है, सी कैसे हो जाएगा, समृद्धि पहले आती है कि पहले अवमंदन आता है, समृद्धि के बाद ना अवमंदन आता है, इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोलेंगे भाई, ये तो चौथी अवस्था होती है, ये चौथी अवस्था होती है ना, पहली अवस्था ये होती है मंदी, दूसरी क्या होती है विस्तार, सॉरी समृद्धि, तीसरी विस्तार, और चौथी अवमंदन। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए सर। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, तो आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और रोज क्लास होती है। एप्लीकेशन पे भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास रोज होती है, और यूट्यूब पे भी रोज होती है, तो आप मुझे दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। अगला न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, किसने दिया भैया, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया, लेबेनस्टीन ने दिया। क्या बोला भैया, क्या बोले, बोले कि देखिए एक जो अल्प विकसित देश होते हैं, इसमें जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है, अर्थात लोगों की आय इतनी ही हो जाती है कि वो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाते हैं, तो उनकी निवेश क्षमता कम हो जाती है, और निवेश क्षमता कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार को न्यूनतम मात्रा में क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में विनिवेश करना चाहिए, जिससे लोगों के निवेश की क्षमता बेहतर हो। छुरी धार संतुलन, जी ए बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन, कौन, हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, स्वर्णिम युग की बात डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, कौन भाई, कौन, स्वर्णिम युग, एक सेकंड रुक जाइए, अमानक, सॉरी ये अमानक स्वर्णिम युग की बात बोल रहा है ना,
कुछ मिस, हाँ ठीक है, अमानक सोडियम युग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, RF कहान होंगे एक, बस ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अमानक सोडियम युग की बात कर रहा है। और बड़े धक्के का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडान ने दिया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 3, 4, 1 और 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हमने सोचा, दिमाग में मेरे थोड़ा सा ये आ गया कि हम लोग सोडियम युग वो किसकी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, लेकिन वो अमानक की बात वहां पे कर रहा है, ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री विकास के डिपेंडेंसी सिद्धांत के प्रतिपादक है। एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित देशों पे डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं ये भी उन्होंने बताया। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आंद्रे फ्रैंक और रॉल प्रेबिस, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी आंद्रे फ्रैंक और रॉल प्रेबिस बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ए और बी। और इन लोगों का ये कहना था कि देखिए, राजनीतिक कारणों के कारण या आर्थिक कारणों के कारण, ठीक है, राजनीतिक कारणों के कारण या आर्थिक कारणों के कारण, अर्थात आर्थिक कमजोरी के कारण और राजनीतिक कमजोरी के कारण एक अल्प विकसित देश जो होता है वो विकसित देश पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर जो विकसित देश कह देगा, अब पाकिस्तान मान लीजिए कि कोई वस्तु निर्यात कर रहा है अमेरिका को, और अमेरिका ने कह दिया कि हम जाओ तुम्हारा नहीं ये सामान लेंगे, तो पाकिस्तान तो दिवालिया निकल जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अमेरिका का हाथ पैर दोनों जरूर जोड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को हो सकता है कि इससे नुकसान भी हो जाए। तो यही बात ये कहते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, पाकिस्तान से भारत क्या आयात करता है? कोई ऐसी वस्तु है जो पाकिस्तान से भारत आयात करता है? कमेंट करके बताइए। एक वस्तु जो उपभोग के संबंध में गैर प्रतिद्वंदी हो एवं अपवर्जन से भी जुड़ी न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, एक बात समझिए, अपवर्जन का नियम क्या होता है? अपवर्जन का नियम क्या होता है? अपवर्जन का नियम क्या होता है? अपवर्जन का नियम यह होता है कि ऐसी वस्तु, ठीक है, जिसका प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को रोका ना जा सके, अर्थात अगर जो वो पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर जो कोई व्यक्ति है और वह पैसा नहीं दे रहा है, तो भी उस वस्तु को प्रयोग करने से उस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। यही अपवर्जन का नियम बताता है। और ये क्या होती है? गैर प्रतिद्वंदी होती है। जैसे आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट ने क्या लगवाया है? लैंप लगवाया है, ताकि प्रकाश की व्यवस्था सभी को हो पाए। तो भैया वो सभी के लिए प्रकाश की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए है और आपके पड़ोसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है, सार्वजनिक वस्तु है वो, ठीक है। या आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट ने जो जिम बनाया, ठीक है, जो जिम बनाया उसमें भी आप जाकर के फ्री ऑफ कास्ट उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु में क्या आता है? उसमें चिकित्सा आ जाता है। अर्थात सरकार को क्या करना होता है कि कंपल्सरी रूप से, विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु का मतलब कि सरकार का उद्देश्य होता है कि इस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं लोगों तक पहुंचाना है ताकि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, ठीक है। अगला कि यह विचार कि लोगों को सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ के आधार पर कर देना चाहिए, ये बात किस थियरी के अंतर्गत बताई गई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं
ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? यह विचार कि लोगों को सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ के आधार पर कर देना चाहिए, यह प्रतिपादित किया गया था एडम स्मिथ साहब के द्वारा लाभ के सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, तो लाभ का सिद्धांत जो दिया था दोस्तों एडम स्मिथ साहब ने, उसी में ये बताया था कि लोगों को सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ के आधार पे कर देना चाहिए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टैक्सेशन के संदर्भ में कितने नियम दिए एडम स्मिथ ने? 4 नियम दिए थे ना। ठीक, अगला प्रश्न कि जब सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक खर्च करता है तो ऐसे अधिक्य को कहा जाता है। अब ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़िए, कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़िए, है ना, कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़िए भाई। एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, करंट कवर किया जा रहा है, सब कुछ कवर किया जा रहा है। एक स्ट्रेटजी के मुताबिक वहां पे सब कुछ आपको दिया जा रहा है। अगर जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे कोर्स दिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी के जितने भी लोग हैं थोड़ा कॉपी पेन पास में रखिए और इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर ठीक तरीके से देखिए, उसका रिवीजन करिए। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो टॉपिक होता है ना, वो या तो राष्ट्रीय आय होता है या तो सार्वजनिक व्यय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अगर जो राष्ट्रीय आय को संभाल लिए, इसको संभाल लिए, तो फिर बहुत ज्यादा कहीं कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जब सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक खर्च करती है, मतलब प्राप्ति कम है खर्च ज्यादा है, तो ऐसे अधिक्य को क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसने कहा कि भैया सार्वजनिक व्यय नहीं करना चाहिए? चलिए ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई? लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है भाई। फ्री का ज्ञान नहीं कारगर होता है, कहा गया ना हमारे पूर्वज की फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। तो अगर जो आप एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, इट मीन्स कि आपका ये ज्ञान फ्री का नहीं है, तो एक लाइक शेयर तो कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। बाकी मैं 2-3 घंटे की क्लास रोज लेता हूं आपके साथ, फिर भी आप नहीं करेंगे तो अच्छी बात थोड़ी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भैया फिंडले सिराज साहब ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत नहीं दिए थे, सार्वजनिक व्यय के नियम दिए थे। नियम और सिद्धांत में अंतर होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत कौन से नहीं है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत वैगनर साहब आते हैं, पता ही है कि राज्य की बढ़ती क्रियाकलाप, पिकाक आते हैं और वाइजमैन आते हैं। लेकिन ये फिंडले सिराज साहब ने कितने नियम दिए थे? 4 नियम दिए थे कि नहीं दिए थे? सार्वजनिक व्यय से संबंधित 4 नियम दिए थे कि नहीं दिए थे? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दोस्तों देखिए क्या हो है कि 15 जनवरी तक आवेदन मांगा गया है। ठीक है, 15 जनवरी तक आवेदन मांगा गया है नए सदस्यों के चुनाव के लिए। जैसे ही ये आवेदन फुल हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मान के चलिए कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के प्रारंभ में नए मेंबर आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोगों के परीक्षा का अनाउंस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि सिनेरियो दिख रही है। और एक बात समझ लीजिएगा कि कभी कभी क्लास प्रीमियर भी लगाया जाता है। तो आज जो है वो 5 जनवरी है, तो मैं आज लाइव हूँ, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बाद में चल के पता चले प्रीमियर क्लास लग जाए तो लोग कहें कि सर जी ये क्या बोल दिए। ठीक है, चलिए, तो कभी काल प्रीमियर लग जाता है, तो समझिएगा इस बात को। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कर अनुपस्थिति के तुल्य है, मतलब जिसमें कर नहीं लगता है। तो भैया आप कहेंगे सर कर का अपवंचन। ठीक है, कर का अपवंचन क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी आय को इस तरीके से रखता है ताकि उसे कर न अदा करना पड़े, अर्थात ऐसी आय जिसपे वो टैक्स नहीं देता है, अर्थात टैक्स की चोरी नहीं करता है। तो ठीक, सॉरी, टैक्स की चोरी करता है अर्थात कर नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है, कर अपवंचन होता है। हाँ, और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में फिर वैकेंसी देखने को मिलेगी, फिर दोबारा भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी तक तो ऐसे चांसेस हैं कि जितनी जितनी पुरानी सीटें हैं पहले उसको भरी जाएंगी, उतनी ही सीटें पे परीक्षा आपकी होंगी, और फिर आगे चल के टीजीटी पीजीटी की और वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा खाली थी, लेकिन कमजोर अधियाचन मिलने की वजह से सीटों की संख्या कम ही रही आपकी। लेकिन भविष्य में टीजीटी पीजीटी की एक बार पुनः वैकेंसी और आने की भरपूर चांस है। क्या उत्तर आ रहा है? एकाधिकार में अर्जित लाभ पर लगाया गया कर क्या किया जा सकता है भैया? खिसकाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं खिसकाया जा सकता है सर? इसलिए नहीं खिसकाया जा सकता है कि जो एकाधिकारी होगा वो अकेला विक्रेता होगा, तो भैया जब वही बेच रहा है तो वही लाभ कमाएगा, और जब वही लाभ कमाएगा तो कर तो वही देगा ना। कर कौन देगा? टैक्स उसी को तो देना पड़ेगा ना, दूसरा कोई थोड़ी देगा। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला लोक वस्तु है। लोक वस्तु मतलब सार्वजनिक वस्तु की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, और बहुत ज्यादा अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। ठीक है, मन लगा करके पढ़ाई करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ, जीएस के पार्ट हो सकते हैं पीजीटी में, जीएस के पार्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी मैं 100% आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जीएस के पार्ट हो सकते हैं, ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं। लेकिन आप परेशान ना होइएगा, जीएस अगर जो इंक्लूड भी होगा तो मैं आप लोगों को जीएस करवाऊंगा। अब ये होगा कि नहीं होगा अभी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर जो होगा तो मैं वो पार्ट आपको करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? लोक वस्तुएं हैं। लोक वस्तु अर्थात सार्वजनिक वस्तु क्या होती है भैया? चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यहाँ पे अपवर्जन की प्रकृति होती है, अर्थात अगर जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत नहीं दे पा रहा है तो भी उसे उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोक अपवर्जन की वस्तु में क्या होता है, अपवर्जन की प्रकृति होती है, अर्थात अगर जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्रयोग करने के लिए कीमत नहीं दे पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो भी उसको आप उपभोग से वंचित नहीं कर सकते हैं। और उपभोग में क्या पाया जाता है? प्रतिद्वंदता नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि सभी का उस वस्तु पे समान रूप से अधिकार होता है। ठीक है, भारत में विमुद्रीकरण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? अर्थात भारत में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उस डिमोनेटाइजेशन का क्या उद्देश्य नहीं था? बिल्कुल, अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान आप लोग इतना जल्दी हो जाते हैं।
अरे भाई कुछ भी होगा तो सबके लिए होगा ना, क्यों परेशान हो रहे? मैं हूं ना, आप क्यों परेशान हो रहे? मैं जीएस करवाऊंगा आप सभी लोग को, बिल्कुल निश्चिंत रहिए अगर जो ऐसा होता है तो। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो भारत में विमुद्रीकरण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था, अर्थात जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो पुराने नोट थे, पुराने नोट को क्या कर दिया जाए, पुराने नोट को हटा करके नए नोट को क्या किया जाए, नए नोट को प्रचलन में लाया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी में समृद्धि के दर में वृद्धि होगी। जीडीपी डिमोनेटाइजेशन करने से जीडीपी को हिट मिलता है, जीडीपी को क्या होता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें वृद्धि की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और हमारे देश में ऐसा हुआ भी, जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया तो उससे जीडीपी को हिट मिली भी, अर्थात जीडीपी को नुकसान भी, जीडीपी में कमी देखने को मिला। अगला, व्यापार की शर्त का आशय निम्नलिखित में से किससे है? व्यापार की शर्त, बिल्कुल ठीक है। व्यापार की शर्त क्या होगा भाई? व्यापार की शर्त, व्यापार की शर्त, तो व्यापार की शर्तें कितने तरीके की हो सकती हैं? 3 तरीके की हो सकती हैं। या तो व्यापार क्या हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, या प्रतिकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है, या संतुलन की स्थिति में रह सकता है। 3 कंडीशन होती है ना। तो निर्यातों और आयातों के कीमतों के बीच अनुपात, अर्थात अगर जो किसी वस्तु का निर्यात कीमत कम है, ठीक है, अर्थात निर्यात वस्तुओं को हम कर रहे हैं तो उससे कम कीमत प्राप्त कर रहे हैं, और जब आयात वस्तुओं को कर रहे हैं तो उससे ज्यादा कीमत हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन, व्यापार की शर्त क्या होगी, प्रतिकूल होगी। और अनुकूल कब होगी, जब हम निर्यातों से, निर्यात की कीमत ज्यादा हो, अर्थात निर्यात से ज्यादा पैसा कमाएं और आयात पे कम खर्च करें, ठीक है, तो ये अनुकूल होगी। और संतुलन में क्या होगा भैया, निर्यात भी बराबर होगा और आयात भी बराबर होगा, ठीक है। अगला, स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय की मान्यता है कि जब कभी तटकर देश द्वारा लगाया जाता है तब देश के साधनों की वास्तविक आय निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन हमारी क्लास होती है, मैं रोज लाइव क्लास लेता हूं, है ना। तो बस आप हमारे साथ निश्चिंत होकर के बने रहिए, जब तक आपका परीक्षा हो नहीं जाता है तब तक रोज क्लास आपकी चलती रहेगी। और इकोनॉमिक्स के ऐसे क्लास आपको बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि रोज क्लास होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 15 दिन पे एक बार आएंगे, नया बैच अनाउंस करके चले जाएंगे, 20-25 एडमिशन उनको मिल जाएगा, उनका काम खत्म, फिर बच्चे अपना पढ़ते रहे। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एप्लीकेशन पे भी लाइव क्लास रोज लेता हूँ, थियरी की क्लास रोज लेता हूँ, और यूट्यूब पे भी क्लास में रोज लेता हूँ। अगर जो कभी तबीयत नहीं ठीक है तो वो बात अलग है, कभी कोई समस्या हुई तो वो बात अलग है कि बीच में एक आध दिन गैप हो जाता है, लेकिन आपकी क्लासेस निरंतर यहाँ पे चलती रहती है। तो बस आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो कितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, दुर्लभ साधन बढ़ेंगे। तो देखिए, स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत बताते हैं कि जब दो देश आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो दुर्लभ साधन होंगे उसमें क्या होगी, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि भारत में सोने की खान नहीं है, लेकिन मतलब है भी अगर जो, तो थोड़ा बहुत है, उससे बहुत ज्यादा हमें सोना नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब क्या करते हैं, अफ्रीका से व्यापार करते हैं,
तो हमारे देश में सोने की मात्रा ज्यादा आती है कि नहीं आती है? अगर जो नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर जो स्वर्ण नहीं होता, तो हो सकता है कि भारत में सोना जो हो वो करोड़ों रुपए का मिले। ठीक है, अगर क्योंकि दुर्लभ साधन है ना, तो ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो क्या होता है कि जो दुर्लभ साधन होते हैं वो भी सुगमता से मिलने लगते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न में से किस माध्यम से व्यापारी मुद्रा उच्चावचन ह्रास की जोखिमों को कम करते हैं? क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब विदेशी विनिमय होता है तो इसमें बहुत सारे जोखिम होते हैं। तो इन जोखिमों से बचने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हेजिंग। तो जितने लोग भी हेजिंग की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अर्थात हेजिंग क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है कि भविष्य में होने वाली जोखिमों से अपने आप को सुरक्षित किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला, भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई कैसे किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन में घाटा क्यों आ जाता है? क्यों आता है भैया? भुगतान संतुलन क्या होता है? किसी एक वर्ष में किसी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो लेन देन होता है उसी का लेखा जोखा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि देखिए सर, अगर जो हम ब्याज की दर में वृद्धि कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हम क्या करेंगे? कम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगला, विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में कौन सा पित्त पेटिका राज्य सहायता नहीं है? बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रकाश कुमार जी, एसएसपी जी, मनीष मिश्रा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रश्मि तिवारी जी, नीलम कुमारी जी, लाल बहादुर जी, अफजल हसन जी, अरबिया जी ठीक है, अंशु वर्मा जी, चलिए निशा जी, राजकुमार प्रजापति जी, चलिए बताइए राजन सिंह जी, अरविंद प्रसाद जी, लाल बहादुर जी, जितेंद्र जी, नीलम कुमारी जी, जावेद अख्तर जी, अक्षय जी, मौसम कुमारी जी, ललिता कुमारी जी, अंकिता तिवारी जी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक होने वाला है। बिल्कुल ठीक होने वाला है कि विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में कौन सा पित्त पेटिका राज्य सहायता नहीं है? तो यहाँ पे सरकारी कीट नियंत्रण के लिए कोई सरकारी कीट नियंत्रण जो है दोस्तों ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि किसने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया? ये तो बच्चों सा प्रश्न है, ये बच्चों वाला प्रश्न है, इजी सी बात है भाई। क्या बोल रहे हैं? जेम्स स्मिथ बोल रहे हैं ना?
बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं जेम्स मीड, सभी लोग का उत्तर ठीक है, बहुत बार बताया। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे आमतौर पे मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक संसाधन किसे कहा जाता है? सकल मौद्रिक संसाधन, सकल मतलब क्या? विस्तृत। विस्तृत, आप विस्तृत मुद्रा को क्या बोलते हैं? M3 बोलते हैं। M0 को क्या बोलते हैं? आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं। सबसे ज्यादा तरल क्या होता है? M1 होता है। सबसे कम तरल क्या होता है? M4 होता है। ठीक है, ये सब याद आना चाहिए। अगला, चलिए, ठीक है भैया, जो भी एडमिशन ले रहा है कृपया करके अभी कॉल मुझे ना करिए, है ना। नीचे दिए गए नंबर पे आप जहाँ पे फीस पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो निवेदन है कि अभी आप कॉल ना करें, क्लास ले रहा हूं तो कैसे कॉल रिसीव करूंगा। भारत में क्रोड स्फीति में सम्मिलित नहीं होता है। क्रोड स्फीति में क्या सम्मिलित नहीं होता है? बिल्कुल ठीक है। तो जो क्रोड स्फीति होती है ना दोस्तों, उसमें गैर खाद्यान्न या गैर ईंधन मद जो होता है उसको सम्मिलित नहीं करते। अर्थात खाद्यान्न को और ईंधन को क्या करते हैं दोस्तों? सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी ए और बी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो क्या खाद्य, गैर खाद्य मद और गैर ईंधन मद को शामिल किया जाता है क्रोड स्फीति के अंतर्गत। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं होता है, तो ये दोनों शामिल नहीं होता है, खाद्यान्न और ईंधन। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में जनधन खाते की निम्न विशेषता है। भारत में जनधन खाते की निम्न विशेषता है। कौन सी विशेषता है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स का आधार कितना विस्तृत है। कुछ लोग सिलेबस देख लेते हैं और कहते हैं बस इतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपके पेपर में इधर उधर से भी पूछ ली जाती है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बेहतर होंगी, है ना। और कुछ महीने पढ़ लेंगे तो पूरा जीवन ठीक होने वाला है ना। तो भैया कुछ महीने तो मेहनत करना पड़ेगा। इतना ही आसान होता तो सबको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, है ना। कम मेहनत करके तो सभी लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो भैया सबको मिल जाता। मिलेगा उसी को जो क्या करेगा? बहुत मेहनत करेगा, अच्छी स्ट्रेटजी के तहत क्या करेगा? तैयारी करेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि वे शून्य बकाया रखते हैं, बात 100% ठीक है। जीरो जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है जनधन योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया, बिल्कुल ठीक है। अर्थात उस अकाउंट में 0 रुपये भी रहेगा तो बैंक एक्स्ट्रा कोई चार्ज आपसे नहीं काटेगा। इसमें प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए का जीवन आवरण है, बात ये भी ठीक है। लाइफ कवर है 30,000, ठीक है। इसमें दुर्घटना की आवरण अवधि 1,00,000 रुपए है। अगर जो किसी को दुर्घटना होता है तो उसे 1,00,000 रुपए मिल जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। कहीं भी जाइए नहीं, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास अर्थात थियरी की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहां पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको सारी चीजें करवाई जा रही है।
अगर जो आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अभी बिल्कुल नया बैच ही प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर जो आप 10 साल बाद या 5 साल बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप नोट्स को पढ़िए, एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ जो पीछे के टॉपिक हैं उसको नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्योंकि जब आप टेस्ट दे के जाते हैं तब ये बात आपको समझ में आती है कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और उन गलतियों को आप एग्जाम से पहले सुधार लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एग्जाम में पेपर तो आसान था लेकिन पता नहीं कैसे हम गलत कर दिए। ऐसे ही गलत कर देते हैं कि जो सिनेरियो वहां पे तैयार होती है उस सिनेरियो को आप अन्य जगहों पे तैयार करके नहीं जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, और आपका करंट भी यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी या बिहार टीजीटी पीजीटी या बिहार स्टेट और मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स की परीक्षाएं होती है सबके लिए अलग अलग बैच हैं। बिल्कुल नया बैच प्रारंभ अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और बिहार स्टेट के लिए किया गया है। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होगा फिर आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको कोई भी फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन लेने के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए, या आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी 9415 863 873। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं हम लोग अपने एक नए क्लास में कल शाम को 7 बजे और एप्लीकेशन पे दोपहर में 12 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और एप्लीकेशन पे अगर जो आप लाइव क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।